कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले नीचे वाले ताऊ का बेटा शराब पी बैठा। फिर क्या, उसका सिर बुरी तरह टकरा गया, इसलिए वो एग्जाम ही नहीं दे पाया। ताऊ चाहता था कि मैं उसके बेटे के साथ 1 साल रिपीट करूं। मैंने मना कर दिया तो उसने एक फ्लोर शेकर खरीद ली। एग्जाम के तीनों दिन उसने मुझे सोने ही नहीं दिया, इसलिए मैं होटल में जाकर रहने लगा। लेकिन उसने मेरे ऊपर वाले कमरे में भी रूम ले लिया और वहीं से शोर मचाना जारी रखा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस फ्लोर पर मैं रुका था वहां इलाज के लिए 20 से भी ज्यादा मानसिक मरीज रह रहे थे। और एक बात और, मुझे तो यूनिवर्सिटी में पहले ही एडमिशन मिल चुका था, इसलिए मुझे असल में एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं थी। ये 5वीं बार था जब ताऊ लिन मुझे परेशान कर रहा था। वो पूछने लगा, अरे बेटा, क्या तुम लिन जुआन के साथ 1 साल बाद फिर से एग्जाम नहीं दे सकते? मैं बोला, ताऊ, मैं लिन जुआन के साथ 1 साल बाद दोबारा एग्जाम कैसे दूं? मेरा सिर थोड़ी ना फूटा है और मैं ऐसा क्यों करूं? वो बोला, तुम दोनों इतने करीब हो, पड़ोसी भी हो, अगर तुम 1 साल उसके साथ रुक जाओ तो क्या बुरा है? तुम्हें तो जरा भी एहसान मानना नहीं आता। करीब? वो कमीना लिन जुआन तो हमेशा मुझे अपनी ढाल बनाता था, हमेशा मेरा होमवर्क कॉपी करता था और अक्सर मेरी जेब के सिक्के भी चुरा लेता था। इसी वजह से मैं जानबूझकर एग्जाम में उससे कम नंबर लाता था, क्योंकि जैसे ही मेरे नंबर उसे ज्यादा आते वो रोज पढ़ाई के वक्त मुझे परेशान करता और मेरे किताबों के बीच तेल से भरी चिकनी एम्पानाडा ठूंस देता। इतना ही नहीं, उसने चुपके से मेरी शिकायत भी कर दी थी कि मैं एग्जाम में नकल करता हूं। लेकिन बुरे लोगों का कर्म देर सवेर लौटकर आता ही है। एग्जाम से पहले जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। दुख में उसने आधी बोतल बियर पी ली, फिर जबरदस्ती बैकफ्लिप मारने चला गया। नतीजा, उसका सिर जमीन पर जा लगा और वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं बचा। अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ तक नहीं पकड़ पाया था। उससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब उसके पास एग्जाम देने की भी कोई उम्मीद नहीं बची। आखिर में उसका बाप ताउलिन मेरे पास आया और जबरदस्ती कहने लगा कि मैं उसके बेटे के साथ 1 साल रिपीट करूं। मैंने गुस्से में कहा, ताऊ, अगर आपने मेरी पढ़ाई में फिर दखल दिया तो मैं सच में पुलिस बुला दूंगा। ये कहकर मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से ताऊ ने हमारे दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। अच्छा, तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं है? बाद में जब मैं बदला लूं तब मुझे दोष मत देना। उस रात मैं सोने ही वाला था कि अचानक लगा जैसे भूकंप आ गया हो। मैं बाहर भागने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। इतनी रेगुलर अर्थक्वेक कैसे आ सकती है? ये तो फ्लोर शेकर था। ये बूढ़ा सच में बहुत घटिया इंसान था। कल एग्जाम था और आज रात वो जानबूझकर इतना शोर मचा रहा था। लगता है इसे अपने बुरे कर्मा की तलाश है। ठीक है, अगर यही खेल खेलना चाहता है तो मैं भी खेलता हूँ। वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी में पहले ही एडमिशन मिल चुका था। मैं तो बस इसलिए एग्जाम देना चाहता था ताकि बाद में कोई पछतावा न रहे। मैंने तुरंत अपना सामान पैक किया और सामने वाली मशहूर होटल में चला गया जो मेरी मौसी की थी। लेकिन अगली सुबह घर के सीसीटीवी का अलार्म बज उठा। मैंने देखा कि ताऊ लिन हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया था और उसने हमारे घर का दरवाजा तोड़वा दिया। एग्जाम देने जा रहा है ना, जा अब दे एग्जाम। उसे और चिढ़ाने के लिए मैंने सीसीटीवी का माइक ऑन कर दिया। ताऊ, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, बाय बाय। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया और दरवाजे को पागलों की तरह पीटने लगा। लेकिन उससे क्या होना था, तब तक मैं सही समय पर स्कूल पहुंच चुका था। मैं काफी देर से एग्जाम सेंटर के बाहर था कि तभी अचानक ताऊ लिन वहां आ गया। जो ईरान, तुम्हारे घर में आग लग गई है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे वहां से खींचने लगा। मैंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया। ताऊ, मैं सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता कि मैं काम करके आपके बेटे की शादी के लिए पैसे जोड़ूं। मुझे एग्जाम देना है, मुझे कॉलेज जाना है। मेरी ये बात सुनते ही आसपास खड़े ढेर सारे माता पिता हमारी तरफ देखने लगे। सब आपस में फुसफुसाने लगे। ताऊ गुस्से से बोला, ये कैसी बकवास कर रहा है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे घर में आग लगी है, जल्दी मेरे साथ वापस चलो। मैंने शांत होकर कहा, चाचा, अब मेरा कोई घर नहीं है। पिछले आधे महीने मुझे खाना खिलाने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब कभी भी आपके घर वापस नहीं जाऊंगा। आसपास खड़े कई माता पिता अब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने हम दोनों को घेर लिया। बच्चा एग्जाम देकर अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तुम्हें उसे रोकने का क्या हक है? सिर्फ आधा महीना रखा और अब उसे अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहता है। जोंक से भी बदतर हो तुम। कुछ वॉलंटियर्स भी आ गए और उन्होंने बूढ़े लिन से कहा कि वो हंगामा करना बंद करे। ताऊ चिल्लाया, इस लड़के ने मुझे धक्का दिया, मुझे दिल की बीमारी है, जल्दी पुलिस बुलाओ, इसे भागने मत देना। लेकिन पुलिस बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ ही सेकंड में पुलिस खुद वहां पहुंच गई। कांपते हुए ताऊ लिन ने मेरी तरफ उंगली उठाई, इसे गिरफ्तार करो, इसे जेल में डाल दो। लेकिन आसपास मौजूद सभी माता पिता ने साफ साफ देखा था कि असलियत क्या थी। उन्होंने तुरंत मेरे पक्ष में गवाही दी। उसके बाद पुलिस ताऊ को सहारा देकर एम्बुलेंस में बैठाने लगी। वो चिल्लाता रहा, मुझे अस्पताल नहीं जाना, अगर मैं जाऊंगा तो ये लड़का भी मेरे साथ जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा वहां मौजूद सभी लोगों ने मुझे शांत कराया। उन्होंने कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपने एग्जाम पर फोकस करो। हालांकि मुझे अपने झूठ बोलने पर थोड़ा अपराध बोध हुआ, लेकिन उन लोगों की मदद देखकर मैं सच में बहुत टच्ड हो गया। एग्जाम का पहला दिन बहुत अच्छे से बीता। मैंने सारे सवाल अच्छे से कर लिए। लेकिन जब मैं वापस होटल पहुंचा तो देखा कि बूढ़ा अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। वो मुझे घूर कर बोला, वाह, तेरी तो मौज है, होटल में भी ठहर रहा है। तू सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अब तैयार हो जा। मैंने मन ही मन सोचा, अब ये मुझे किस चीज के लिए तैयार रहने को कह रहा है। उस रात जब मैं रिव्यू कर रहा था तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पीप होल से झांक कर देखा। एक आदमी टोपी पहने हुए था और जेनेटर की यूनिफॉर्म में खड़ा था। वो बोला, सिर्फ पाइप ठीक करना है, नीचे गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मास्क पहने उस जेनेटर ने मुझे देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वो बिना कुछ बोले तुरंत मुड़ा और वहां से चला गया। बड़ा अजीब था, है ना? फिर जब मैं सोने ही वाला था तभी ऊपर से जोर जोर की धमाकों की आवाज आने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो जेनेटर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। कभी नोटिस किया है कि सिर्फ एक छोटी सी डिले कभी कभी पूरा मोमेंट बदल देती है? बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्रैश गेम बेस्ड है। स्क्रीन पर एक मल्टीप्लायर लाइट बढ़ता रहता है और आपको सही टाइम पर अपना रिजल्ट सिक्योर करना होता है। सब कुछ टाइमिंग, फोकस और सही डिसीजन पर डिपेंड करता है। इंटरफेस सिंपल एंड इजी टू यूज है। विड्रॉल के लिए बैंक ट्रांसफर, यूपीआई और फोन पे जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर आप साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड डिवाइन्स 100 यूज करते हैं तो आप एक बोनस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
इसकी पूरी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस पिन कमेंट में दी गई है, एक बार जरूर चेक करें। असल में वो बूढ़ा लिन ही था। मैंने तुरंत अपनी मौसी को फोन किया। जैसे ही उसने सुना वो बहुत गुस्सा हो गई। ये हरामखोर बूढ़ा आया कहां से? मैं सिर्फ एक दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गई थी और ये आकर हंगामा करने लगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी अपने स्टाफ से पुलिस बुलवाती हूँ। फिर वो अचानक बोली, रुको, तुम्हारे फ्लोर पर शायद 3rd हॉस्पिटल के रिहैब वाले मरीज चेक इन किए हुए हैं। मैंने पूछा, उन्हें किस बीमारी का रिहैब चल रहा है? क्या वो मानसिक मरीज हैं? वो बोली, और क्या, 3rd हॉस्पिटल में और किस चीज का इलाज होता है? उनके साथ सोशल वर्कर भी रहता है जो उनकी देखभाल करता है। उन लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें होटल में चेक इन करने दिया। रुको, मुझे अभी पुलिस को फोन करना होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा बिजनेस ही डूब जाएगा। फोन रखने के बाद मुझे बाहर की धमकियां और भी साफ सुनाई देने लगी। कोई दीवार थपथपा रहा था। वो लोग अपनी माँ को बुला रहे थे, माँ हम आ गए हैं, खाना खाने घर चलो। उनकी बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि सीढ़ियों से उनके नीचे उतरने की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत कपड़े बदले और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। अभी पीक सीजन नहीं था, इसलिए होटल में बहुत कम मेहमान चेक इन थे। जो एग्जाम देने आए थे उनका सेंटर भी पास के स्कूलों में था। पूरे फ्लोर पर बूढ़ा लिन अकेला ही ठहरा हुआ था। मैं सीढ़ियों के पास से झांकने लगा। कुछ लोग पजामा पहने हर कमरे का दरवाजा खटखटा रहे थे, जब तक कि वो बूढ़े लिन के कमरे तक नहीं पहुंच गए। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाया, क्या खटखटा रहे हो? तुम लोग सोते नहीं क्या? जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कई लंबे चौड़े आदमी तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। वो लोग चिल्लाने लगे, माँ हम खाना खाने आ गए, मुझे सुअर की आंतों वाला अडोबो चाहिए, माँ मुझे भी चाहिए। बूढ़ा लिन लगातार चीखता रहा और मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन मैं उसे बचाने वाला बिल्कुल नहीं था। नहीं, मैं तो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद ऊपर से मैनेजर भी नीचे आ गया। वो चिंता के मारे पसीने पसीने हो रहा था। बहुत मुश्किल से उसने उन मरीजों को बूढ़े लिन से दूर किया। बूढ़ा लिन फर्श पर पड़ा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी मैनेजर की नजर फ्लोर वाइब्रेटर पर पड़ी। वो गुस्से से बोला, ओए बूढ़े, पागल हो गया है क्या? होटल में ये फ्लोर वाइब्रेटर क्यों चलाया? मेरे मरीज फर्श की हल्की सी कंपन से भी बहुत सेंसिटिव हैं। वो लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। तैयार हो जा, मैं तुझ पर केस करूंगा। बूढ़ा लिन बोला, अगर मैं ये मशीन चलाना चाहूं तो ये मेरा हक है। मैंने इस होटल में रहने के पैसे दिए हैं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, चाहे अपना कमरा जला दूं। तुझे क्या? जैसे ही मरीजों ने सुना कि उनकी मां बारबेक्यू बनाने वाली है, वो सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे भी चाहिए। और फिर वो सब एक बार फिर बूढ़े लिन की तरफ दौड़ पड़े। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। आखिरकार पुलिस की गाड़ियां आ गईं। जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो उन्होंने तुरंत बूढ़े लिन को गिरफ्तार कर लिया। वो जोर से चिल्लाया, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसे पकड़ो। उस औरत ने होटल में बेयर रख लिया है, उस आदमी की जांच करो। पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया। उन्हें मेरे कमरे में किसी के आने या जाने का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया और बूढ़े पर झूठा इल्जाम लगाने यानी डिफेमेशन का केस भी दर्ज कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उस पर केस करना चाहता हूं। मैंने सिर हिला दिया और कहा कि कल मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। कुछ पुलिस वालों ने मुझे गुड लक कहा। उसके बाद मैं आराम से सुबह तक गहरी नींद सो गया। लगता था बूढ़ा अभी तक बाहर नहीं आया था, इसलिए चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। सुबह का एग्जाम खत्म होने के बाद मैं अपनी पसंदीदा करेंडरिया में खाना खाने चला गया। खाना खाते खाते अचानक मेरे पेट में तेज मरोड़ उठी। मैंने ऊपर देखा तो खाना परोसने वाले ने फेस मास्क पहन रखा था, लेकिन उसकी खतरनाक नजर मुझे बहुत ही जानी पहचानी लगी। मैंने तुरंत बचा हुआ खाना सबूत के तौर पर अलग रख दिया। फिर पूरा दोपहर में टॉयलेट की सीट पर ही बैठा रहा। उसके बाद मैंने सभी हॉटलाइन पर फोन करके उनकी शिकायत कर दी। दोपहर वाले एग्जाम के समय तक मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। मैं बस डेस्क पर सिर रखे पड़ा था और हिलने की भी ताकत नहीं बची। कैंटीन की इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारियों ने मेरे लिए तुरंत एम्बुलेंस बुला दी। चेकअप के बाद पक्का हो गया कि मुझे सच में फूड पॉइजनिंग हुई थी। मेरा स्टेटमेंट लेने वाला पुलिस वाला जाना पहचाना निकला, वही जिसने बूढ़े लिन को 2 बार गिरफ्तार किया था। मैंने उससे पूछा, क्या बूढ़े लिन ने ही मुझे जहर दिया था? लेकिन मैं हैरान रह गया जब पुलिस वाले ने कहा कि असली सस्पेक्ट तो भाग चुका है, लेकिन इतना पक्का है कि वो बूढ़ा लिन नहीं था, क्योंकि वो अब तक थाने में ही बंद था और अभी तक बाहर नहीं निकला था। कैंटीन की सिक्योरिटी बहुत ढीली थी, इसलिए कोई बाहरी आदमी कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुस गया और किसी को भी शक नहीं हुआ। मेरा गला अचानक सूख गया। आखिर कौन सा शैतान फिर से मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहा, तब जाकर पूरी तरह ठीक हो पाया। तब तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो चुका था। मैं बहुत थका हुआ और बिल्कुल बिना ताकत के घर लौटा। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ा, सामने बूढ़ा लिन मिल गया। वो हंसते हुए बोला, हा हा हा, ओए जो, तू एग्जाम नहीं दे पाया ना, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने जानबूझकर अपने कंधे झुका लिए और बोला, हाँ, पता नहीं किस हरामखोर ने मेरे खाने में जबरदस्त दस्त की दवा मिला दी। कितना घटिया इंसान था, लगता है उसका पूरा खानदान ही शापित है। ये सुनते ही बूढ़े लिन का चेहरा एकदम बदल गया। फिर उसने खुद को संभाल लिया और बोला, मैंने पहले ही कहा था ना, तुम लोगों की किस्मत खराब है। 1 साल रिपीट कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा ही है, मेरे बेटे के साथ रहेगा। मैं बोला, तुम्हारा आउन कोई लड़की थोड़ी है, कैसी साथ की बातें कर रहे हो? वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, वैसे भी तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा आउन से कम आते हैं। वो कॉलेज एग्जाम नहीं दे पाया तो तुम क्यों दोगे? दे भी दिया तो बस देश का पैसा बर्बाद करोगे। जब भी उसके बेटे के साथ कुछ बुरा होता, वो चाहता था कि कोई और भी उसी बदकिस्मती में उसके साथ डूबे, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आने वाला था। फिर वो बोला, ओए जो, छुट्टियों में आउन की देखभाल करनी होगी। तुम दोनों इतने करीब हो, इसलिए सुबह तुम ही उसका ध्यान रखना। कल मेरी डेट है, अगर उसने हाँ कर दी तो लिन जुआन को नई मां मिल जाएगी। मुझे यकीन है तुम भी उसके लिए खुश होगे, है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, ताऊ लिन, बताओ तो सही, आउन को कौन सी दस्त की दवा खिलानी चाहिए? वैसे सबसे मुश्किल पकड़ में आने वाली तो क्रोटन के बीज होते हैं। ये सुनते ही बूढ़े लिन ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैंने कहा, ठीक है, बात पक्की रही। लेकिन वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुड़कर भाग गया, सीधे अपने घर में घुस के। मैं मन ही मन बोला, वाह, अब मुझे ही आउन की देखभाल करने का हुक्म देगा। लगता है उसके सिर पर मक्खी की गंदगी से नया दिमाग उग आया है। उस रात बूढ़े लिन ने फ्लोर शेकर नहीं चलाया। मैंने भी अपना सामान समेटा और किराए वाला घर खाली कर दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं टूर ग्रुप की बस में बैठ गया। मेरी शानदार छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। जैसे ही हाईवे पर पहुंचा, बूढ़े लिन के लगातार कॉल्स आने लगे। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर उसने लिन जुआन का वीचैट इस्तेमाल करके मुझे लगातार मैसेजेस भेजने शुरू कर दी। तू घर पर क्यों नहीं है? कल बात हुई थी ना, तू ही आउन की देखभाल करेगा। मेरी डेट के लिए देर हो रही है, 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जा।
रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? अगर मेरे साथ खेल खेला तो मैं रोज अपना फ्लोर शेकर चलाऊंगा। मैंने उन दोनों को वीचैट पर म्यूट कर दिया, फिर अपनी टाइमलाइन पर लिजियांग की सेल्फी पोस्ट कर दी। मैं अब लिजियांग पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में लिन जुआन ने कमेंट किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो बूढ़ा लिन ही था। हरामखोर लड़के, हिम्मत है तो वापस आ, मैं तुझे इतना परेशान करूंगा कि तू मर जाएगा। मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैंने पूरे 5 दिन टूर ग्रुप के साथ जमकर मजे किए। हम स्नो माउंटेन गए और शांग्री-ला के पुराने शहर में भी घूम। वापस आने के बाद मैं सीधे मौसी के होटल चला गया। उसने मुझे एक प्रेसिडेंशियल सूट दिया। उसने कहा कि फ्लोर शेखर वाली परेशानी की भरपाई के लिए ये मेरा गिफ्ट है। मैं इतना थक चुका था कि बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह हल्की हल्की चीखने और बहस की आवाज से मेरी आंख खुली। मैंने पर्दा हटाया तो देखा कि होटल के ठीक सामने मेरा पुराना किराए का घर था। वहां बहुत बड़ा हंगामा हो रहा था। मुझे लगा बूढ़ा लिन भी लड़ाई में शामिल था। मैं मन ही मन बोला, अरे वाह, यहाँ तो बढ़िया चटपटी गॉसिप चल रही है। मैंने तुरंत कपड़े पहने और जल्दी से नीचे पहुंच गया। कोई चिल्ला रहा था, नाटक मत कर, वो जो कहाँ गया? दूसरा बोला, मैं किसी जो को नहीं जानता, मैं तो अभी अभी यहाँ रहने आया हूँ। पहला फिर चिल्लाया, ये हरामखोर फ्लोर वाइब्रेटर क्यों चला रखा है? मुझे बेवकूफ मत बना, इतने सालों से यहाँ जो नाम का लड़का रहता था, क्या तुझे लगता है किराए पर घर लेना इतना आसान है? दूसरा गुस्से में बोला, ओए लड़की, लगता है तुझे अपने शरीर का दर्द चाहिए, शराब पीकर लड़ाई ढूंढ रही है क्या? जब दोनों जोरदार लड़ रहे थे, मैं भीड़ के पीछे छिप गया। मैंने अपनी आवाज बदलकर जोर से चिल्लाया, जिसने ये फ्लोर वाइब्रेटर चलाया है उसे जरा भी शर्म नहीं है क्या? खुद नहीं सोना चाहता तो पूरे बिल्डिंग को भी सोने नहीं देगा। मेरी बात सुनते ही सारे पड़ोसी एकजुट होकर गुस्से में भर गए। हाँ सही कहा, मैं भी सोच रहा था कि सुबह सुबह मेरा बिस्तर क्यों कांप रहा था। तो ये सब तेरी करतूत थी। मेरे बच्चे कई बार डरकर नींद से उठ गए थे तेरी वजह से। एक पड़ोसी बोला, बस पूछ रहा हूँ, अगर कोई जानबूझकर फ्लोर वाइब्रेटर से दूसरों को परेशान करे तो क्या उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा कर्म नहीं लगेगा? पूरा मोहल्ला मिलकर बूढ़े लिन को गालियां देने लगा। गुस्से से उसका चेहरा पूरा लाल हो गया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी मकान मालिक सोंग शोंग भी आ गया। जिस ताकतवर आदमी ने नया घर किराए पर लिया था, उसने तुरंत किराया और डिपॉजिट वापस मांग लिया। जब मकान मालिक ने पूछा कि हुआ क्या है, तो पूरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया, अरे तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में ऐसी हरकत करे? तैयार हो जा बूढ़े लिन। उस रात वो आदमी वहां से घर छोड़कर चला गया। मकान मालिक ने एक बहुत ही जबरदस्त स्पीकर खरीद लिया, उसे अपने घर के फर्श की तरफ रख दिया और पूरी रात बार बार मरे हुए लोगों की प्रार्थना वाली आवाजें चलाता रहा। आधी रात तक बूढ़े लिन की आंखों के नीचे बड़े बड़े आई बैग्स आ गए थे, जबकि वो ऊपर वाले दरवाजे को लगातार पीट रहा था। लेकिन मकान मालिक के पास बहुत सारे घर थे, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद वहां नहीं रहता था। बूढ़ा लिन काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। आखिरकार वो और उसका बेटा पूरी रात मजबूर होकर तेज आवाज में चल रही मृतकों की प्रार्थनाएं सुनते रहे। मेरी चैट पर भी मकान मालिक से बात हुई। उसने बताया कि बूढ़ा लिन उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग चुका है। उसने वादा किया कि अब वो कभी भी फ्लोर वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करेगा। मकान मालिक बोला कि उस मशीन की वजह से सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार भी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि कल रात वो एक कटोरी खाना भी पूरा नहीं खा पाया। उसका बेटा चलते चलते कई बार गिर पड़ा, और जब उसकी पत्नी बच्चे को चुप करा रही थी तो बच्चे ने उसी से झगड़ा शुरू कर दिया। उसने ये भी कहा कि इतने पैसे, इतने घर, ऊपर से हैंडसम और लंबा होने के अलावा अब मेरे किसी काम की कोई कीमत ही नहीं रही। मकान मालिक इतना परेशान हो गया कि वो सड़क किनारे बैठे एक ज्योतिषी के पास चला गया। ज्योतिषी ने कहा कि जिस घर को उसने किराए पर दिया है वो अशुभ हो चुका है। उस अशुभ असर को खत्म करने के लिए पूरे 1 महीने तक लगातार मृतकों की प्रार्थना चलानी पड़ेगी। ये सुनते ही बूढ़ा लिन लगभग घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं और वो हर नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। मकान मालिक ने तुरंत उसके सामने एक एग्रीमेंट रख दी। सिर्फ 5 मिनट बाद ही उसके हाथ में 20,000 आ गए। मैंने फोन पर मकान मालिक को उसकी जीत की बधाई दी। उसने समाज का भी भला किया, क्योंकि उसने बिना लगाम वाले एक कुत्ते को अच्छा सबक सिखा दिया। उसके बाद बूढ़ा लिन कुछ दिन शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसने मुझे मैसेज भेजा, जो ईरान, सुना है तुम भी इस साल पढ़ाई रिपीट करोगे? अच्छा, तो अब हमारी किस्मत एक जैसी हो गई है, बाहर मिलते हैं। मैंने सिर्फ बीच पर खींची हुई अपनी एक सेल्फी भेज दी। मैं उस समय हैनान में था। वो फिर बोला, जब वैसे भी पढ़ाई रिपीट करनी है तो घर पर बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं करता? तुझे डर नहीं लगता कि इस बार भी एग्जाम में फेल हो जाएगा? मैंने रात तक इंतजार किया और उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरे जवाब न देने से वो इतना चिढ़ गया कि बार बार मुझे चैट करने लगा। मेरी किस्मत पहले ही इतनी खराब है और तुझे अब भी मौज मस्ती सूझ रही है। अगर हम दोनों को ही पढ़ाई रिपीट करनी है तो सिर्फ मैं ही क्यों? मुझे बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता। ऊपर से मेरा बाप रोज मुझे गालियां देता है। कल सुबह तुरंत वापस आ जा। मेरे पापा ने कहा है कि तुझे मेरे साथ दोबारा पढ़ाई करनी होगी। मैंने हमारी बोनफायर पार्टी की एक सेल्फी पोस्ट कर दी। थोड़ी ही देर में लिन जुआन ने कमेंट किया, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। पिछले कुछ दिनों में मैंने बूढ़े के बारे में भी काफी पूछताछ की। लोगों ने बताया कि जब वो छोटा था और गांव में रहता था तो पड़ोसी की भेड़ ने बच्चे दिए थे। जलन में वो आधी रात को उनके घर की छत पर चढ़ गया और सारी टाइलें तोड़ दी। जब लिन जुआन एलिमेंट्री स्कूल में था तब सिर्फ इसलिए कि पड़ोस वाले गांव की एक लड़की के एग्जाम में उससे 2 नंबर ज्यादा आए थे, उस बूढ़े ने पूरे गांव में उस लड़की के बारे में झूठी अफवाहें फैला दी। वो झूठी कहानियां बनाने में इतना माहिर था कि बेचारी लड़की को मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाई और अपनी मौसी के साथ काम करने चली गई। बाद में उनका गांव उजड़ गया और बूढ़े ने शहर में एक घर खरीद लिया, लेकिन आधा साल भी नहीं बीता था कि उसने सारे पड़ोसियों से लड़ाई कर ली। आज अगर ऊपर वाले पड़ोसी कोई ऐसा फल खरीद लाते जिसे वो खुद नहीं खरीद सकता तो रात में उनके दरवाजे के सामने कूड़ा फेंक आता। अगले दिन अगर सामने वाले घर में नया टेलीविजन आ जाता तो आधी रात को जाकर उनके दरवाजे पर पेंट कर देता। और अब जब लिन जुआन का सिर फूट गया और वो एग्जाम नहीं दे पाया तो बूढ़ा फिर से जलने लगा, क्योंकि मैं एग्जाम दे पाया था और लिन जुआन भी अपने बाप पर ही गया था। वो भी उसी की तरह बड़ा हुआ। उसने भी बूढ़े की लगभग सारी जलन वाली आदतें विरासत में ले ली थी। इसीलिए मैं रोज ऑनलाइन अपनी मौज मस्ती और अच्छे अच्छे खाने की पिक्चर्स पोस्ट करता था, ताकि बूढ़ा और उसका बेटा जल जलकर राख हो जाए। आखिर 3 दिन बाद मैं होटल से निकलकर वाटर पार्क जाने ही वाला था कि लॉबी में बाप बेटे दोनों दिखाई दे गए। बूढ़ा व्हीलचेयर धक्का दे रहा था और उस पर लिन जुआन बैठा हुआ था। वो चिल्लाया, जो ईरान, अभी इसी वक्त हमारे साथ वापस चल, जल्द ही ग्रेड्स आने वाले हैं। मैं अपनी आंखों से खुद देखना चाहता हूँ। मैं पीछे खड़ी आंटियों की तरफ मुड़ा और बोला,
आंटियों, लगता है आज मैं आपकी पिक्चर्स नहीं खींच पाऊंगा। मेरा पड़ोसी मुझे जबरदस्ती घर ले जाना चाहता है ताकि मेरी किडनी निकालकर उस लंगड़े को दे दे। ये सुनते ही टूर ग्रुप की सारी आंटियां गुस्से से फट पड़ी। क्या तुम्हें जाने नहीं देंगे? तुम ही सबसे अच्छी पिक्चर्स खींचते हो। इतनी मुश्किल से तो हमें इतना हैंडसम लड़का साथ मिला है। देखते हैं कौन है इतना बहादुर जो तुम्हें ले जाने की कोशिश करता है। और तुम अपनी किडनी उसे क्यों दोगे? अभी तो तुम इतने जवान हो, बाद में शादी कैसे करोगे? बूढ़ा लिन गुस्से में बोला। तुम बूढ़ी औरतों को क्या पता, शाओ को दोबारा पढ़ाई करनी है। उसके पास बाहर जाकर बेवकूफियां करने का टाइम नहीं है। उसकी माँ भी नहीं है, इसलिए उसे पढ़ाई करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनते ही टूर ग्रुप की आंटियां भड़क गईं। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि शाओ के साथ रहने वाली हम सब बेवकूफ हैं? किसे बेवकूफ बोल रहा है? हाँ, 20 से भी ज्यादा हाथ, जिनमें ज्यादातर के लंबे लंबे नाखून थे, एक साथ बाप बेटे पर टूट पड़े। जब तक गार्ड्स ने आकर उन्हें बचाया तब तक उनके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और चिथड़ों जैसे लग रहे थे। उनके चेहरे भी नाखूनों के घावों से भरे हुए थे और हर तरफ से खून बह रहा था। उधर आंटियां जमीन पर बैठकर रोने का नाटक करने लगी। वो कह रही थी कि बाप बेटे ने उन पर बुरी नजर डाली। सिर्फ बातों से बेइज्जती ही नहीं की, बल्कि उन्हें हाथ भी लगाया। आखिर में बाप बेटे के पास शर्मिंदा होकर टैक्सी में बैठकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसके बाद मैं आराम से छुट्टियां मनाता रहा और ग्रेड्स आने से एक दिन पहले ही वापस लौटा। या यूं कहूं कि मैं वापस उस प्रेसिडेंशियल सूट में आया जो मेरी मौसी ने मेरे लिए बुक कराया था। जिस दिन ग्रेड्स आने थे मैं अकेला ही गया। मुझे पहले से पता था कि एग्जाम में 1.5 दिन एब्सेंट रहने की वजह से मेरे ग्रेड्स बहुत खराब आने वाले हैं और वो दिखाने लायक भी नहीं होंगे। मम्मी पापा ने मुझे फोन करके कंफर्ट किया। मैंने उनसे कहा, हाँ थोड़ा अफसोस तो है, लेकिन मुझे पहले ही अर्ली एडमिशन लेटर मिल चुका है और मैंने स्कूल को यह भी समझा दिया है कि मेरे ग्रेड्स कम क्यों आए। मेरे पास सबूत के तौर पर पुलिस रिपोर्ट भी थी। उसके बाद मैंने अपने ग्रेड्स का स्क्रीनशॉट लिया और तुरंत ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे सिर्फ कंफर्ट किया, लेकिन हमेशा की तरह लिनजॉन कमेंट करने से पीछे नहीं रहा। उसने लिखा, कोई बात नहीं, अपने भाई का साथ दे देना, 1 साल बाद फिर साथ में एग्जाम देंगे। लेकिन मैं भी कहां हार मानने वाला था। मैंने तुरंत एक और पोस्ट डाल दी। इस बार मैंने अपना अर्ली एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। बस फिर क्या था, मेरी पोस्ट पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। शिट, सस्पेंस बनाने में तू बहुत उस्ताद है, तुझे लोगों की इमोशन से खेलना अच्छे से आता है। कांग्रेट्स कांग्रेट्स। मुझे तो लगा था हमारा टॉप स्टूडेंट जो फेल हो जाएगा, सोचा नहीं था कि तू ऐसा खेल खेलेगा। लिनजुआन लगातार मुझे कॉल करता रहा, मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। फिर उसने वीचैट पर लगातार मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। जो ईरान, क्या तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? तेरे ग्रेड्स तो हमेशा मुझसे कम आते थे, फिर तेरा कॉलेज में एडमिशन कैसे हो गया? क्या तूने रिश्वत दी या पीछे के रास्ते से घुसा? मैं तेरी शिकायत करूंगा। बेहतर होगा कि मेरा कॉल उठा ले, नहीं तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे इस कुत्ते के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक्सेप्टेंस लेटर मिलते ही मैं फिर एक टूर ग्रुप के साथ छुट्टियों पर निकल गया। मैं इस समर वेकेशन का पूरा मजा लेना चाहता था, जहां कोई असाइनमेंट नहीं था। मैं पूरे देश की खूबसूरत जगह घूमने वाला था। पूरे सफर में बस खेलना, पिक्चर्स लेना और घूमना। पूरा ट्रिप बहुत मजेदार और एंजॉयबल था। मुझे पता था कि बूढ़े लिन और उसके बेटे के पास ना पैसे हैं और ना ही घूमने का मन। वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं जानबूझकर दिन में कई बार पोस्ट्स डालता था ताकि बाप बेटे की जलन और बढ़े। और हाँ, वो सच में बहुत खुश हुए। इतने खुश कि दोनों मिलकर एक ही अकाउंट से मुझे 6 सेकंड के वॉइस मैसेजेस भेजते रहे। उन्हें सिर्फ एक बात जाननी थी, मैं किस स्कूल में एडमिशन लेकर गया हूँ। मैं उन्हें क्यों बताता? जब भी मैंने पिक्चर्स पोस्ट की, मैंने जानबूझकर सारे जरूरी डिटेल्स छुपा दिए, क्योंकि अगर उन 2 पागल कुत्तों को मेरे स्कूल का पता चल जाता तो वो वहां भी हंगामा करने पहुंच जाते। लेकिन शायद मैंने उनकी सूंघने की ताकत और उनकी जलन को कम समझ लिया। उन्होंने उस डिलीवरी राइडर को ही ढूंढ निकाला जिसने उस दिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दिया था। उन्होंने उसका सेलफोन छीन लिया और उसके ऐप में जाकर सारे डिलीवरी रिकॉर्ड्स देखने लगे। नाम और नंबर का कुछ हिस्सा छुपा होने के बावजूद उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि मेरा पैकेज कौन सा था। फिर उन्होंने ट्रैकिंग नंबर इंटरनेट पर डाल दिया और उसी से मेरे स्कूल का पता लगा लिया। मैं उस समय इनर मंगोलिया की यात्रा का मजा ले रहा था कि तभी अचानक यूनिवर्सिटी से मेरा कॉल आया। उन्होंने बहुत गंभीर आवाज में कहा कि किसी ने मेरी शिकायत की है। उसका आरोप था कि मैंने हाई स्कूल के एक सिटीवाइड फाइनल एग्जाम में चीटिंग की थी। उन्होंने मुझे उस शिकायत की रिपोर्ट फॉर्म की कॉपी भी भेज दी। मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि ये हरकत किसने की होगी। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने मुझसे कहा, तुम्हें एडमिशन देने से पहले ही तुम्हारे हाई स्कूल ने हमें तुम्हारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड भेज दिया था, इसलिए हमें तुम्हारे चरित्र पर पूरा भरोसा है। लेकिन हमें इस शिकायत का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसने शिकायत की है वो लगातार इस मामले पर नजर रख रहा है। अगर हमने तुम्हारा स्लॉट रद्द नहीं किया तो वो मीडिया तक जाने की धमकी दे रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी भी मुश्किल में है। मैंने प्रोफेसर से कहा, मैं सारे सबूत दूंगा ताकि मामला साफ हो जाए। हमारे 2 पागल पड़ोसी मुझे किसी भी कीमत पर बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं उन्हें उन्हीं की दवा चखाऊंगा। इसके बाद मैंने अपने एक कॉन्ट्रैक्टर दोस्त से बात की और उससे कहा कि वो बूढ़े लिन के ऊपर वाले फ्लैट को किराए पर ले ले। वो देखने में अभी भी जवान लगता था, लेकिन कई सालों से काम कर रहा था। उसने खुद को एक अमीर खानदान का वारिस बताया और ये भी कि वो अपने फैमिली बिजनेस का बॉस है। वो रोज अपने साथ खूबसूरत लड़कियों को घर लाता था। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि बूढ़े लिन की नजर उस पर पड़ गई। जब मेरा दोस्त ऊपर जा रहा था तब बूढ़े लिन ने उससे बात की। उसे पता चला कि मेरा दोस्त और उसका बेटा लगभग एक ही उम्र के हैं, लेकिन मेरा दोस्त पहले ही जिंदगी में बहुत सफल हो चुका था। उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ तक कि मशहूर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग भी उसके लिए काम करते थे। यहीं से बूढ़े लिन की उसमें दिलचस्पी बढ़ने लगी। मेरे दोस्त ने ऊपर माइक्रोफोन लगा रखा था, इसलिए नीचे होने वाली हर बात हमें साफ साफ सुनाई देती थी। हमने बूढ़े लिन और उसके बेटे की हर बातचीत सुनी। ये सब उसकी अपनी मेहनत से थोड़ी मिला है। इतना घमंड किस बात का? अगर उसका बाप इतना मशहूर ना होता तो वो भी मेरी तरह ही होता। कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आखिर में किसी का एम्प्लॉय ही बनता। ऊपर से रोज लड़कियों भी घर लाता है। वो लड़की भी सिर्फ पैसों की भूखी है। मैं तो ऐसी लड़की को कभी पसंद ही नहीं करूंगा। बूढ़ा लिन बोला, बेटा तू भी तो हैंडसम है, पहले उस लड़की को पटा, फिर उस घमंडी आदमी की गर्लफ्रेंड छीन लेना। अगले दिन लिनजुआन ने जानबूझकर उस खूबसूरत पड़ोसन से कॉरिडोर में मुलाकात की। उसने बहाना बनाया कि उसका अभी अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ है। वो बोला कि उसे कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ पूछना है। इसी बहाने उसे उस लड़की का वीचैट मिल गया। उसके बाद वो लड़की रोज पोस्ट डालने लगी कि उसका अमीर बॉयफ्रेंड उसे क्या क्या गिफ्ट्स दे रहा है। शुरुआत में तो बस कुछ छोटे मोटे
के सामान थे जिनकी कीमत कुछ 100 रुपए थी। लिन जुआन भी तुरंत गिफ्ट भेज देता, लेकिन उसे थोड़ा महंगा। धीरे धीरे गिफ्ट्स की कीमत हजारों रुपए तक पहुंच गई। अब लिन जुआन का बजट बिगड़ने लगा, इसलिए उसने बूढ़े लिन से पैसे मांगे। जब बूढ़े लिन ने देखा कि सिर्फ लड़की को पटाने में इतना खर्चा हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सिर्फ एक बार लिन जुआन को पैसे दिए, उसके बाद दोबारा कभी नहीं दिए। फिर लड़की ने एक और पोस्ट डाली। इस बार कई हजार रुपए का मेकअप सेट था। अब तक लिन जुआन के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। सबसे बुरी बात यह थी कि उसने हजारों रुपए खर्च कर दिए थे। चाहकर भी अब वो पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि उसके पास सच में पैसे नहीं बचे थे। फिर एक दिन बातों बातों में उस लड़की से गलती से निकल गया कि उसका अमीर बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा है और असल में वो पूरा का पूरा निकम्मा था। अगर उसकी पत्नी के परिवार का सहारा न होता तो उसके पास कुछ भी नहीं होता। ये सुनते ही लिन जुआन को लगा कि उसे बहुत बड़ा मौका मिल गया है। उसने बूढ़े लिन से कहा, बस किसी तरह इस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेते हैं, फिर उस आदमी के अफेयर का पक्का सबूत मिल जाएगा। उसके बाद हम उससे खूब पैसे ऐंठेंगे, फिर वो कभी हमारे सामने घमंड नहीं करेगा। बूढ़े लिन को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने कहा कि पहले वो इस बारे में सोच लेगा। फिर जब वो सब्जी खरीदने नीचे गया तो गलती से उस घमंडी आदमी से टकरा गया। वो आदमी गुस्से से बोला, अंधा है क्या? पता है मैंने जो पहना है उसकी कीमत कितनी है? तू 1 साल काम करेगा तब भी इसे नहीं खरीद पाएगा। कचरा, तेरी उम्र में तो मेरी कार का एक टायर भी तेरी जान से ज्यादा कीमती है। कुत्ते जैसी जिंदगी है तेरी। बूढ़े लिन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। उसके सीने में गुस्सा और जलन धधकने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। घर पहुंचते ही उसने लिन जुआन को आदेश दिया कि वो लड़की को पटाने में कोई कमी न छोड़े। उन्हें उस घमंडी आदमी को जबरदस्त सबक सिखाना था। बूढ़े लिन ने अपनी बैंक बुक निकाल ली। उसने लिन जुआन को खुलकर खर्च करने की इजाजत दे दी ताकि 1 हफ्ते के अंदर वो लड़की का दिल जीत सके। उसके बाद वो लोग चुपके से लड़की के कमरे में हिडन कैमरा लगा देंगे ताकि उनके पास पक्का सबूत आ जाए। अब जब लिन जुआन के पास पैसे थे तो उसने महंगे महंगे गिफ्ट देना शुरू कर दिया। उस निकम्मे बॉयफ्रेंड से जितना गिफ्ट मिलता वो उससे भी महंगा गिफ्ट देता। लड़की की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी और लिन जुआन की चैट भी पहले से ज्यादा रोमांटिक और खुली होने लगी। अब तो बातें सारी हदें पार करने लगी थी। जब भी लिन जुआन को लगता कि अब लड़की उसकी हो जाएगी, तभी वो लड़की फिर से नखरे दिखाकर उससे दूरी बना लेती। इससे लिन जुआन और भी ज्यादा बेचैन और परेशान हो जाता। लेकिन बूढ़े लिन की थोड़ी सी बचत इतनी बड़ी खर्चीली चाल के लिए काफी नहीं थी। कुछ ही राउंड्स में सारा पैसा खत्म हो गया, लेकिन अब वो लोग पीछे भी नहीं हट सकते थे, क्योंकि बूढ़े लिन ने अपना ताबूत के लिए बचाया हुआ पैसा तक लगा दिया था। फिर भी एक पैसा भी वापस नहीं आया था। बाप बेटे ये बात मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए लिन जुआन ने उधार लेना और लोन लेना शुरू कर दिया। उसी समय लड़की ने एक और बड़ा धमाका कर दिया। मेरा हरामखोर बॉयफ्रेंड आधे महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। मेरा तो बहुत मन है ट्रैवल करने का। ये पोस्ट पढ़ते ही लिन जुआन खुशी और उत्साह से कांपने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा सहायक बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा बैग उठाऊंगा और तुम्हारी पिक्चर्स भी खींचूंगा। लड़की ने 2 दिन तक थोड़ा नखरा दिखाया, फिर आखिरकार वो लिन जुआन के साथ जाने के लिए मान गई। उसने तुरंत अपना ट्रैवल आइटिनरी उसे भेज दिया। मुझे सस्ते होटल्स में सोने की आदत नहीं है और मुझे छोटे एयरप्लेन्स में सफर करना भी पसंद नहीं है। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी है। इस पूरे ट्रिप में बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। क्यों ना हम ये ट्रिप ही कैंसिल कर दें? लेकिन लिन जुआन के लिए ये नामुमकिन था। उसने तुरंत 20,000 ट्रांसफर कर दिए और कहा कि आगे का सारा खर्च वही उठाएगा। उसने सारे लैंडिंग एप्स से लोन ले लिया था और अपना पूरा पैसा उस खूबसूरत लड़की पर लुटा दिया। 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाकर जब दोनों वापस आए तो उनके रिश्ते और भी गहरे हो चुके थे। लेकिन लड़की का लेवल लिन जुआन से बहुत ऊंचा था। सोचो, उसने उससे नैपकिन तक खरीदवा लिए, लेकिन उसे अपनी उंगली तक छूने नहीं दी। घर लौटकर जब बूढ़े लिन को यह पता चला तो उसने लिन जुआन को जमकर गालियां दी। वो अभी भी गालियां दे ही रहा था कि तभी उस खूबसूरत लड़की का मैसेज आ गया। उसने लिखा कि उसके कमरे की लाइट खराब हो गई है, इसलिए वो चाहती है कि लिन जुआन ऊपर आकर उसे ठीक कर दे। ये पढ़ते ही लिन जुआन खुशी से झूम उठा। मैंने पहले ही कहा था, उस लड़की को पटाना तो बच्चों का खेल है। वो अपने साथ प्रोटेक्शन और हिडन कैमरा लेकर उसके कमरे में चला गया, लेकिन 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो झुके हुए कंधों के साथ वापस नीचे आ गया। बूढ़े लिन ने उसके शरीर के नीचे वाले हिस्से की तरफ देखा और पूछा, ओए लड़के, तुझे कोई बीमारी है क्या? लिन जुआन बोला, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं सच में सिर्फ लाइट ठीक करने ऊपर गया था। इतना सुनते ही बूढ़ा लिन गुस्से से पागल हो गया। उसने घर के बर्तन, कढ़ाई और कटोरियां सब तोड़ डाली। उसने लिन जुआन के पूरे खानदान को, उसके पुरखों तक को गालियां दी। अच्छी बात यह थी कि कैमरा सही तरीके से इंस्टॉल हो गया था। बस किसी तरह उस अमीर आदमी के खिलाफ पक्का एविडेंस मिल जाए, फिर उनके पास सब वापस पाने की उम्मीद थी। लेकिन कई दिन बीत गए, उस अमीर आदमी का कहीं कोई साया तक नहीं दिखा और वो खूबसूरत लड़की भी उस कमरे में सोती ही नहीं थी जहां लिन जुआन ने कैमरा लगाया था। उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं। दोनों बाप बेटे उस कैमरा फुटेज को देखते देखते लगभग पागल हो गए। इतना कि मुझे कॉलेज से निकलवाने के लिए जो शिकायत की थी उसकी भी उन्हें परवाह नहीं रही। मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैंने अपने उस टीचर से संपर्क किया जो छुट्टियों पर थे और उनसे पुराने एग्जाम के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए। साथ ही उस एग्जाम रूम की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई जिसे मेरी शिकायत की वजह से संभाल कर रखा गया था। लिन जुआन ने पहले जो मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया था उसकी वजह से स्कूल ने उसे सार्वजनिक चेतावनी भी दी थी। बेशक उस समय उसे यकीन नहीं हुआ था। वो कहता था, ये नामुमकिन है कि इसके नंबर मुझसे ज्यादा आए हों, इसने जरूर चीटिंग की होगी। इसलिए उसने मिली हुई चेतावनी को जल्दी ही भुला दिया। लेकिन उसका रिकॉर्ड अब भी स्कूल की वेबसाइट पर मौजूद था। मैंने सारे एविडेंस इकट्ठा किए और यूनिवर्सिटी भेज दी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि मेरे टीचर का कॉल आ गया। उन्होंने बताया कि शिकायत वाला मामला लगभग सुलझ चुका है। लेकिन मैंने उनसे फिर भी कहा, अगर शिकायत करने वाला दोबारा पूछे तो कह दीजिए कि जांच अभी भी चल रही है। हमारा स्कूल कभी भी खराब चरित्र वाले स्टूडेंट्स को दाखिला नहीं देता। उधर दूसरी तरफ लिन जुआन और बूढ़ा लिन अब भी कैमरा फुटेज पर नजर गड़ाए बैठे थे। आखिरकार वो अमीर आदमी भी दिखाई दे गए। बाप बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन्होंने देखा कि अमीर लड़का और वो खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हुए और दोनों ने अपनी जैकेट्स उतार दी। फिर दोनों हंसते हुए बातें करने लगे, मजाक करने लगे और एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगे। इसके बाद उस लड़की ने बिजनेस एलीट मास्टर क्लास नाम की एक किताब निकाली और उस अमीर लड़के को लेक्चर देने लगी। साथ ही उसका ब्रेन वॉश भी करने लगी। अगर तुम्हें सफल होना है तो पहले थोड़ा पागल बनना होगा। ज्यादा मत सोचो, बस आगे बढ़ो। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो तुरंत कदम उठाते हैं। एक बल भी 6,000 पाउंड में बिक सकता है। अपना माइंडसेट बदलो, पैसा खुद आने लगेगा। अमीर लड़का
लड़का जोर जोर से ताली बजाकर बोला, मैं समझ गया। उधर लिन परिवार के बाप बेटे मुंह खोले बस देखते रह गए। उन्होंने पूरे 5 घंटे तक उस लड़की को अमीर लड़के को प्राइवेट मास्टर क्लास देते देखा। आखिर में अमीर लड़के ने लड़की के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और खुशी से बोला, कोच अब मुझे समझ आ गया, मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार की किस्मत बदल दूंगा। जो लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी के भरोसे जीता हूँ, एक दिन मैं उन सबको पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ये कहकर वो अमीर लड़का वहां से चला गया। तभी बूढ़े लिन ने जोरदार थप्पड़ लिन जॉन के मुंह पर जड़ दिया। यही है वो लड़की जिसे तू कह रहा था कि फंसा लिया? बड़ा आया सॉलिड एविडेंस लाने वाला। लिन जॉन अपने गाल को पकड़कर खड़ा रह गया। वो पूरी तरह सदमे में था। बूढ़े लिन ने उसे लगातार कई थप्पड़ और मार दिए। तभी लिन जॉन जोर से चिल्लाया, हमारे साथ खेल हो गया। अब उसका बाप भी होश में आ गया। वो चिल्लाया, जल्दी पुलिस बुलाओ, ये स्कैम है। पुलिस आने के बाद दोनों पक्षों की जांच की गई। बाप बेटा लगातार चिल्ला रहे थे कि उनके साथ लव स्कैम हुआ है, लेकिन लड़की ने लिन जॉन के साथ हुई पूरी चैट हिस्ट्री पुलिस को दिखा दी। सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट लिन जॉन ने ही भेजी थी और सारे गिफ्ट्स भी उसने अपनी मर्जी से दिए थे। उनकी सारी चैट में सिर्फ लिन जॉन ही लड़की पर लाइन मार रहा था। आखिर में लड़की रोते हुए बोली, मैं तो सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के लिए टीचर की नौकरी कर रही थी। मुझे लगा था कि मुझे अपना ट्रू लव मिल गया है, लेकिन इसने तो मुझे सिर्फ एक बुरी औरत और धोखेबाज कह दिया। आखिर में उस लड़की को अब किसी भी हालत में लिन जॉन के पास वापस नहीं लाया जा सकता था। मेरे अमीर दोस्त ने जो गिफ्ट्स उसे दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि उसे पता था कि लड़की किसी की दया या भीख लेना पसंद नहीं करती, इसलिए उसने ऐसे गिफ्ट्स दिए जिन्हें वो बेच सके। लड़की ने अपने सारे गिफ्ट्स बेच दिए ताकि अपना कर्ज चुका सके। और ट्रैवल पर जाने से पहले लिन जॉन ने जो 30,000 उसे भेजे थे वो भी दोनों ने पूरे ट्रिप में खर्च कर दी। जो भी पैसा खर्च हुआ उसे पूरी तरह वॉलंटरी गिफ्ट्स माना गया, इसलिए बूढ़े लिन और उसके बेटे को एक पैसा तक वापस नहीं मिला। उल्टा वो दोनों ऑनलाइन लैंडिंग एप्स के सैकड़ों हजार के कर्ज में डूब गए। इतना ही नहीं, दूसरों की प्राइवेसी में झांकने और चोरी छिपे वीडियो बनाने के आरोप में बाप बेटे दोनों को कुछ दिनों के लिए जेल भी भेज दिया गया। वो लड़की भी इस घटना के बाद दुखी होकर हमेशा के लिए घर बदलकर चली गई। इसी दौरान पुलिस ने उस आदमी को भी पकड़ लिया जिसने उस दिन कैंटीन में मेरे खाने में दस्त की दवा मिलाई थी। और हैरानी की बात यह थी कि वो लगभग 100 साल का बूढ़ा था। उसने बताया कि बूढ़े लिन, अंकल लिन और उसके पिता ने उसे कहा था कि मेरे ग्रेड्स खराब आए थे, फिर भी मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में शामिल हो गया, जबकि उनका पोता नहीं दे पाया। ये सुनते ही वो बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि वो अपने पोते के हक के लिए लड़ेगा। उसने मौका देखकर जब कैंटीन में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, कर्मचारियों की यूनिफॉर्म पहन ली और मेरे खरीदे हुए खाने में दवा मिला दी। उसके बाद वो जल्दी से एक कोने में गया, यूनिफॉर्म उतार दी और एक आम जिज्ञासु बूढ़े का नाटक करने लगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने लंबी जांच की। कई सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखने के बाद आखिरकार उसकी पहचान पक्की हो गई। अब पूरा परिवार जेल के अंदर सरकार का राशन खा रहा था, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा होने की वजह से अंकल लिन के पिता को जल्दी रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते ही वो हर किसी से मेरे बारे में पूछने लगा। आखिरकार वो मेरे पुराने किराए वाले अपार्टमेंट के नीचे बने गार्डन तक पहुंच गया। वहां उसने पड़ोसियों को बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि 5वीं मंजिल वाला लड़का स्कॉलरशिप पर कॉलेज में दाखिला पा गया है। ये सुनते ही उसकी आंखें उलट गईं। वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन लोग उसे मिले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मर चुका था। उधर जब लिन जॉन जेल से बाहर आया, तब तक मैं आराम से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुका था। मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली। लगता था लिन जॉन परेशानियों से पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन उसने मुझे मैसेज भेजा। उसने लिखा, तेरी भी हिम्मत है जो अभी भी स्कूल जाने की सोच रहा है, लेकिन मुझे पता था कि वो सिर्फ धमकियां दे सकता है। उसी समय मेरे अमीर दोस्त का मैसेज आया। उसने बताया कि रोज कर्ज वसूलने वाले लोग बूढ़े लिन और उसके बेटे के घर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है। अब वो कहीं भी भाग नहीं सकते थे। समर वेकेशन खत्म होने के बाद लिन जॉन को मजबूरी में फिर से हाई स्कूल जाकर वही साल रिपीट करना पड़ा, लेकिन स्कूल के बाहर भी कर्ज वसूलने वाले उसका इंतजार करते रहते थे। हर दिन छुट्टी के बाद वो उसे घेर लेते। एक दिन अचानक लिन जॉन ने मुझे मैसेज भेजा। उसने लिखा, ये पूरा जाल तूने ही मेरे लिए बिछाया था, है ना? मैंने जवाब दिया, मैं तेरे लिए जाल क्यों बिछाऊंगा? क्या तू खुद ही अपने आप को कब्र में दफन नहीं कर सकता? कुछ समय बाद उसने फिर रिप्लाई किया। उसने लिखा, पापा कहते हैं कि जिस दिन से तू गया है हमारी पूरी फैमिली बदकिस्मती में डूब गई है। अब हम इतने बड़े कर्ज में फंस चुके हैं। अगर ये सब तूने नहीं किया तो फिर किसने किया? एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद उसे सच पता चल गया है, लेकिन असल में उन्हें अपनी जलन और बेवकूफी के अलावा किसी और पर दोष डालने के लिए कोई नहीं मिला, इसलिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैंने उन बेवकूफों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगले दिन मेरे दोस्त का टेक्स्ट आया। उसने बताया कि रात के करीब 10 बजे बूढ़ा लिन और उसका बेटा घर से भाग गए। सुबह जब कर्ज वसूलने वाले आए तो घर में कोई नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वो लोग कर्ज से बचने के लिए छिपे हैं या फिर कोई नई चाल चल रहे हैं। उसने मुझे सावधान रहने को कहा। मैं मन ही मन बोला, धत्त, मैं तो चाहता था कि वो सीधे मुझे ढूंढने आए ताकि इन दोनों जलनखोर जोंकों का एक ही बार में हिसाब खत्म हो जाए। और जैसा मैंने सोचा था, अगली सुबह कैंपस के बुलेटिन बोर्ड पर एक रिपोर्ट लेटर चिपका हुआ था। उसमें लिखा था कि मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में चीटिंग की थी। यह खबर तुरंत स्कूल फोरम के होम पेज पर फैल गई। मेरे टीचर्स और क्लासमेट्स मेरे पास आकर पूछने लगे कि आखिर मामला क्या है। मैं बस मुस्कुराया और बोला, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है। फिर लिन जॉन का मैसेज आया। क्या हुआ? बाहर आ, स्कूल के बाहर वाली फूड स्ट्रीट पर मिलते हैं। मैं बाप बेटे से मिलने चला गया। दोनों मुझे एक जैसी ताने मारती नजरों से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, क्या हुआ, अब हार मान ली ना? मैं आराम से बैठ गया। कुछ बारबेक्यू ऑर्डर किए और खाना शुरू कर दिया। मैंने जानबूझकर इंतजार किया कि दोनों गुस्से से पूरी तरह फटने वाले हो जाएं। तब जाकर मैंने कहा, लिन जॉन, अपने आसपास बैठे इन स्टूडेंट्स को देख। इनमें से ज्यादातर के ग्रेड्स शायद तुझसे भी कम होंगे, लेकिन फिर भी ये सब कॉलेज में आ गए। तुझे पता है कॉलेज लाइफ कितनी मजेदार होती है? तुझे पता है यहाँ की अपर क्लास में लड़कियां कितनी खूबसूरत हैं? टाउलिन, क्या आप जानते हैं कि इन स्टूडेंट्स के माता पिता कितने खुश हैं? भले ही उनके बच्चे आपके बेटे जितने होशियार नहीं है, फिर भी वो आराम से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा गए। अपने रिश्तेदारों के सामने वो हर दिन शान से डींगे मारते हैं और अब उन्हें घर पर रिव्यू कर रहे बच्चे की सेवा भी नहीं करनी पड़ती। हर दिन वो आराम
आराम से दोपहर तक चैन की नींद सोते हैं, खासकर वो सिंगल फादर्स जो हर दिन जुम्बा वाली अलग अलग आंटियों के साथ डेट पर जा सकते हैं। ये सुनते ही ताता एलन की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मैंने अपना बारबेक्यू खत्म किया, हाथ झाड़े और वहां से चला गया। पीछे बाप बेटा दोनों लाल आंखों के साथ वहीं खड़े रह गए, जबकि वहां से गुजर रहे स्टूडेंट्स और उनके माता पिता उन्हें घूर रहे थे। अगले दिन लिंजुआन ने एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। वो किसी तरह भागा, लेकिन भागते भागते एक बिजली के खंभे से जा टकराया और वहीं ऑन द स्पॉट बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो फिर कभी नहीं जागा। वो कोमा में चला गया और एक तरह से जिंदा लाश बनकर रह गया। ताता एलन ने कैंपस के गेट पर बैनर लगाकर हंगामा किया। वो इंसाफ और मुआवजे की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद पता चला कि लड़की के साथ बदतमीजी करने की योजना में वो खुद भी शामिल था। स्कूल के बाहर ताता एलन जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम इस स्कूल के स्टूडेंट्स को इतना परेशान करेंगे कि ये यहाँ आने से डरने लगेंगे। आखिर क्यों? मेरे बेटे से कम ग्रेड्स वाले ये बेवकूफ यहाँ पढ़ सकते हैं और मजे कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं। मैंने पूरे 3 साल तक अपने बेटे की सेवा की जब वो रिव्यू कर रहा था, और अब मुझे फिर से उसकी सेवा करनी पड़ेगी, वो भी बेकार में। अगर हमारी जिंदगी बर्बाद है तो तुम में से कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। इतना कहकर ताता एलन पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। पुलिस अभी उसे पकड़ने के लिए दौड़ भी नहीं पाई थी कि तभी एक गुजरते हुए डंप ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसके ऊपर से निकल गया। उसकी चीख एक पल में हमेशा के लिए शांत हो गई। कर्मा ने आखिर अपना काम कर दिया। असल में उन्होंने तो बहुत पहले ही अपनी कब्र खुद खोद ली थी और उसके बाद मेरी जिंदगी फिर से पूरी तरह शांत हो गई।